स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउटनेट की डेली क्लासेस। फिर अपने पास तीसरा चैप्टर आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक हमने बात करी थी, पहला चैप्टर था सेट्स, उसके बाद हमने बात करी थी रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो दो चैप्टर हो गए अपने 11th क्लास के, और चैप्टर नंबर 3 है रिलेशंस एंड फंक्शंस। चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना भाई। दो हो गए सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया। अभी तीसरा चैप्टर अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके पीछे 10वीं कक्षा से पढ़ जाता है, 10th में पढ़ा होगा आपने, 11th में पढ़ोगे, फिर 12th में भी आता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर अपन 12th बोर्ड को फोकस कर रहे हैं तो, क्योंकि जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आएगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आएगा, जो कि 12th क्लास का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। थोड़ी बहुत बातें आप ऑलरेडी जानते हो, थोड़ी बहुत बातें अपन इधर बताएंगे, है ना। तो यार अपने पास इसमें दो चीजों के बारे में बात करेंगे अपन। पहले एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में बात करेंगे, और किस तरह से एंगल को मेजरमेंट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। लेक्चर नंबर 1 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। सबसे पहले चैप्टर की प्रोग्रेस देख लेते हैं कि किस तरह चलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसमें दो चीजें हैं, एंगल्स एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ जाएंगे, देखेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, साइन के बारे में बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। भाई डोमेन रेंज अपन ने देखा था नॉर्मल फंक्शंस का, रिलेशंस एंड फंक्शंस में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन रेंज क्या होता है ये देखेंगे इस चैप्टर में। फिर अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ठीक है। और आखिरी में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। तो इस तरह से चलेगा अपना चैप्टर, ठीक है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक। यार क्या है वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक? ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्रिक दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगन प्लस मेट्रिक, ठीक है। ट्राइगन ये दोनों ग्रीक वर्ड, ट्राइगन का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है, और मेट्रिक का मतलब होता है टू मेजर, टू मेजर। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है? टू मेजर ट्राइंगल। अब भाई इतना बड़ा मैथ्स का ब्रांच बनाया ट्रिग्नोमेट्री, पागल तो है नहीं कि एक ट्राइंगल के पीछे पड़ जाओ और उसको मेजर करते रहो, है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो अलग उद्देश्य होगा इसका। तो यार ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहां से हुई थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर अपन आएंगे वापस से ट्रिग्नोमेट्री के मतलब वर्ड का मतलब क्या है ना। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहां से हुई थी? तो अपने पास एक जर्मनी के नेवी में थे, एक ऐसा कह सकते हैं मैथमेटिशियन ही है भाई, जब मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की उसने खोज करी है। तो वो नेवी में थे, शिप वगैरह चलाते, नेवी का सुना होगा आप लोगों ने, शिप में। तो आपने देखा हो तो शिप पे अपने पास शिप का स्ट्रक्चर बना देते फटाक से। कभी ऑब्जर्व किया ये क्या है? एक टावर सा लगा होता है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? क्यों क्यों बनाते हैं? इस टावर का क्या मतलब है भैया जी? तो यार ये टावर क्या है यार? अगर मान लो कहीं अपने पास अपने से दूर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई एनिमी का शिप है या कोई चट्टान वगैरह, जैसे भाई ये तो समुद्र में चलते हैं, समुद्र में या तो चट्टान आएगी, एनिमी का शिप आएगा। कुछ भी कोई दूर पे ऑब्जेक्ट देखना हो तो भाई ऊपर से ही देखेंगे अपन, ठीक है। तो उन भाई साहब ने दिमाग लगाया कि मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट, शिप भी हो सकता है और रॉक भी हो सकता है, चट्टान या एनिमी शिप हो सकता है या तो या चट्टान, ठीक है। तो उन्होंने दिमाग लगाया इसमें, देखो क्या दिमाग लगाया। यहां से अपन ने देखा इसको, ठीक है। भाई ऑब्वियसली बात है, इस टावर की हाइट पता होगी, जब अपन ने बनाया तो इसकी हाइट तो हम मेजर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो उन भाई साहब ने दिमाग लगाया कि यार अगर मेरे को ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल में मेजर कर सकते हैं, मान लो दिस इज थीटा, है कि नहीं। एंगल अगर मेरे को पता चल जाए तो क्या मैं इस ऑब्जेक्ट की यहां से डिस्टेंस निकाल सकता हूं, यहां से इस ऑब्जेक्ट की क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, कितनी डिस्टेंस पे? तो भाई देखा जाए तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला अपने पास होता है परपेंडिकुलर, और थीटा के पास वाला होता है बेस। 10th क्लास में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, थोड़ा सा इधर भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत, थोड़ा सब्र रखें, है ना। ये होता है हाइपोटेन्यूज। यार h पता है मेरे को, सपोज दिस इज x, ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं x है मेरे पास, सपोज दिस इज x, ये डिस्टेंस। तो यार अगर मैं इसमें tan थीटा लगाऊं, tan थीटा क्या होता है भाई, पढ़ा होगा आप लोगों ने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर कितना बेटा, परपेंडिकुलर मेरे पास x के इक्वल है, एंड बेस मेरे पास h के इक्वल है। अब मेरे को x निकालना है, h पता है और थीटा पता है, तो tan थीटा भी निकाल ही लूंगा, थोड़ा बहुत तो सीखा 10th क्लास में। तो यहां से मेरे पास x इक्वल टू h tan थीटा आ जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास मूविंग ऑब्जेक्ट है, हो सकता है अपनी तरफ आ रहा हो या हो सकता है अपने से दूर जा रहा हो, तो क्या हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? भाई देखो थोड़ा दिमाग लगा, क्या ये अपने पास मान लो मूविंग ऑब्जेक्ट है, अपने इसके शिप की तरफ आ रहा है इधर, ठीक है। तो एक t1 टाइम पे अपन लेंगे, सपोज x1 डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन अपन t1 टाइम पे लेंगे, एक अपन t2 टाइम पे लेंगे, सपोज t2 टाइम पे ये आ गया, और इसकी डिस्टेंस यहां से बच गई x2, ठीक है। और ये वाला एंगल अपने पास थीटा 1 था, ये वाला अपने पास थीटा 2 है, ठीक है। तो पहले अपन क्या निकाल लेंगे, tan थीटा 1, tan थीटा 1 कितना आ जाएगा, x1 अपॉन h। तो यहां से मेरे पास x1 आ गया कितना, h tan थीटा 1। सिमिलरली x2 भी निकाल लेंगे, x2 भी आ जाएगा मेरे पास h tan थीटा 2। सिमिलरली मेरे पास x2 भी आ जाएगा। अब मेरे को टाइम पता है भाई, t1 से लेकर t2 तक कितना टाइम हुआ, टाइम पता है t1 से t2 तक, अपने पास टाइम इंटरवल कितना हो गया, t2 - t1 टाइम पता है, और हमें पता है कि यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, x2 - x1, x2 - x1। तो यहां से मेरे पास एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन
डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है इसने, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, अच्छा x1 दूर तक, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 डिस्टेंस हो जाएगा x1 माइनस x2 अपॉन टाइम कितना है t2 माइनस t, भैया t2 पे t1 पे t2 माइनस t। तो यहां से मेरे को x1 भी पता है कितना है, h tan थीटा 1, x2 भी पता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा h tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन t2 माइनस t। तो भाई अपने पास अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अपनी तरफ मूविंग है, अपने से दूर मूविंग है, तो अपन उसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड भी कितने टाइम में वो कितनी दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये मिस्टर जर्मनी ने लगाया दिमाग और ट्रिग्नोमेट्री का हो गया अपने पास प्रारंभ, शुरुआत होगी ट्रिग्नोमेट्री की। चलो फिर से डेफिनेशन पे चलते हैं। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज टू मेजर ट्रायंगल्स। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्राई प्लस एंगल। ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब, हाँ भाई कौन बताए एंगल क्या होता है? कुछ लोगों को लगता है कि सर दो रे के बीच में डिस्टेंस होती है, कुछ लोगों को लगता है कि सर ये दो बना रखे ये वाला एंगल है, पर ये है क्या बेटा? एंगल के बारे में करते हैं पहले चर्चा। एंगल क्या होता है? एंगल, व्हाट इज एंगल? जैसे मान लो मेरे पास एक रे दे रखी है, ये ए है और ये बी है। मान लो मैंने ए को फिक्स रख के बी को घुमाया इधर की तरफ, बी को रोटेट किया और ये मेरे पास बी डेज पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? मेरे पास बी डेज पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहां पे ये जो बना ये मेरे पास एंगल है, बट क्या मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं? इसकी डेफिनेशन क्या है यार? भाई पहली बात तो डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पे डिस्टेंस कम है, फिर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो डिस्टेंस तो नहीं, क्या है ये? सो बेसिकली एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट ए फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट क्या है? दिस इज फिक्स पॉइंट, ए अपने पास फिक्स पॉइंट, इसको बोलते हैं अपन वर्टेक्स। सो बेसिकली एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे about a fixed point that is called vertex, ठीक है। फ्रॉम कहां से कहां तक घुमाना है अपने को रे को? ये जो शुरुआत वाली साइड है इसको बोलते हैं अपन इनिशियल साइड। फ्रॉम इनिशियल साइड, फ्रॉम इनिशियल साइड, फ्रॉम इनिशियल साइड, फ्रॉम इनिशियल साइड, यहां लिख रहा हूं AB टू, और जहां पे रे मेरे पास समाप्त हो रही है, जहां पे खत्म हो रही है, इसको मैं बोलता हूं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, फ्रॉम इनिशियल साइड AB टू टर्मिनल साइड, टू टर्मिनल साइड AB डेज। क्लियर है? तो कभी भी कोई एंगल की डेफिनेशन पूछेगा तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, ना तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नहीं भैया, कहीं किसी को डिस्टेंस लग रहा है, देखो यहां पे डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस तो बढ़ती जाती है कि नहीं भाई साहब? डिस्टेंस तो मेरे पास बढ़ती जाती है, डिस्टेंस नहीं है। क्या ये मेरे पास डिस्टेंस नहीं है? तो ये मेरे पास मेजर ऑफ रोटेशन है कि कितना रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसको अपन इनिशियल साइड बोलते हैं, इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं और इसको वर्टेक्स बोलते हैं। So basically angle is measure of rotation of a ray about a fixed point, about a fixed point that is called vertex from initial side AB to AB days, terminal side। क्लियर मामला? अच्छा, अपने पास रोटेशन के भाई रोटेशन अपन या तो इधर की तरफ भी कर सकते हैं, इधर की तरफ दो तरीके से रोटेट किया जा सकता है। जैसे मान लो ये मेरे पास AB रे, इसको अपन इधर भी रोटेट कर सकते हैं, ए को फिक्स रख के अपन इसको इधर भी रोटेट कर सकते हैं, B days इधर भी रोटेट कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं, ये ए ये भी, भाई इधर भी रोटेट किया जा सकता है। ये मेरे पास कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी अपन रोटेट कर सकते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी अपन रोटेट कर सकते हैं। दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो भाई अपने बुजुर्गों ने बोला था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करो तो उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। ये मेरे पास पॉजिटिव एंगल होगा अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में अगर अपन रोटेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। क्लियर? अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। कितना ही रोटेट कर लो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं उल्टा चलने लग गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। दो टाइप एंगल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नेगेटिव इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर भैया जी? चलो भाई मान लिया दो तरह के एंगल होते होंगे, अपने पास एंगल भी समझ में आ गया। पर अब एंगल को अपन मेजर कैसे करेंगे? उसके लिए अपने पास टोटल एंगल को मेजर करने के तीन तरीके हैं। पहला अपने पास है डिग्री मेजर, सुना होगा 10th क्लास तक यही पढ़ता है तुम लोग। 90 डिग्री का एंगल है या 60 डिग्री का एंगल है या 45 डिग्री का पढ़ा होगा, है कि नहीं? ये मेरे पास डिग्री मेजर, बच्चों का खेल है डिग्री मेजर। ठीक है, इसको अपन ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि ब्रिटेन वालों ने दिया था, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है क्या? ग्रेड मेजर। फ्रांस वालों ने बोला कि भाई हम ब्रिटेन वालों का कुछ नहीं मानते, तो फ्रांस वालों ने अपना अलग सिस्टम डेवलप किया, फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम अब ये आपने कभी नहीं सुना होगा क्योंकि इंडिया क्या भाई अंग्रेजों को गुलाम रहा है हमेशा से,
तो अंग्रेजों ने जो बोल दिया उनके लिए वही पत्थर की लकीर है, ठीक है। ये इंडिया में नहीं चलता है, फ्रेंच वालों ने दिया था। आसान है, अभी बताएंगे क्या होता है। फिर अपने पास आता है रेडियन मेजर, ये सबका बाप। आपने 10th क्लास तक जो पढ़ा अब 11th में कहानी यहां से चलेगी। इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, बताएंगे क्या बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो मेरे पास बेसिकली 3 टाइप के एंगल मेजरमेंट के टोटल मेथड है, डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर एंड रेडियन मेजर। क्लियर है? तीनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। डिग्री मेजर क्या है? हमें डिग्री आप बचपन से पढ़ते हैं, बताओ क्या होता है डिग्री, व्हाट इज डिग्री? अच्छा देखिए भाई साहब, अगर मान लो ये मेरे पास एक रे है ए बी डेज, ए बी, अगर मैं इसको पूरा रोटेट करके यहां ले आऊं, बी और बी डेज दोनों एक जगह, ठीक, पूरा रोटेट करके, तो एक रोटेशन में कितने डिग्री एंगल बनता है? देखा होगा आपने, सुना होगा 360 डिग्री। तो अंग्रेजों ने बोला कि यार अगर एक पूरे रोटेशन को मैं टोटल 360 पार्ट में डिवाइड कर लूं, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, तो एक पार्ट को मैं बोलूंगा क्या? 1 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 360th पार्ट ऑफ ए रोटेशन, 360th पार्ट ऑफ ए रोटेशन 1 डिग्री। इसके और भी डेफिनेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गए? क्वाड्रेंट बन गए, ठीक है। जैसा भी बोल सकते हैं 90th पार्ट ऑफ ए क्वाड्रेंट, ठीक है। ये टोटल 360 था, उसको 4 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया तो 90 डिग्री बच गया। तो 90th पार्ट मेरे पास जो हो जाएगा उसको अपन बोल देंगे 1 डिग्री, ठीक है। जैसा भी बोल सकते हैं, इसको अपन 90 डिग्री को राइट एंगल भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो 90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑफ ए राइट एंगल। अब जैसे अपने पास वेट मेजर करने के लिए किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, वैसे ही अपने पास एंगल मेजरमेंट के भी डिग्री के छोटे रूप होते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। क्या मतलब इसका? 60 मिनट्स। ये टाइम वाला मिनट नहीं है, डिग्री वाला मिनट है ना बेटा। टाइम वाला मिनट नहीं होगा, किसका है? डिग्री वाला मिनट है ना। फिर अपने पास 1 डिग्री और उसके बाद 1 मिनट को भी अपन 60 सेकंड्स, ये भी टाइम वाला सेकंड्स नहीं है, बस नाम दे रखा है मिनट्स एंड सेकंड्स, बल्कि ये अपने पास एंगल मेजरमेंट के 2 डिग्री वाले में 2 मेरे पास मेथड आते हैं, ठीक है। मतलब 2 छोटी यूनिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास किलोग्राम होता है, फिर ग्राम होता है, फिर मिलीग्राम होता है, जैसे छोटे होता है वैसे 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में टोटल 60 सेकंड होते हैं। क्लियर है? अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे हमसे पूछ लिया ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स, ड्रॉ फॉलोइंग एंगल्स, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 400 डिग्री, -40 डिग्री, -420 डिग्री, इन सबको मैं कहां ड्रॉ करूं, ठीक है। तो भाई देखो बहुत ही आसान है, एक एक करके सबको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास 0 है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये वापस से 360 डिग्री। अगर घूम के यही आ गया तो 360 डिग्री। अच्छा देखिए पॉजिटिव में देखते पहले 30 डिग्री कहां जाएगा बेटा? 30 डिग्री मेरे पास आ जाएगा कहीं यहां। अगर इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। 90 को 3 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। और अगर 2 पार्ट ले लिए तो मेरे पास 60 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हमें पता है, ये मेरे पास 180 डिग्री है। क्लियर है? उसके बाद हमें 270 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, दिस इज 270 डिग्री। क्लियर है? फिर मेरे से पूछ रहा 400 डिग्री, 400 कहां पे आएगा बेटा? देखो 360 तो यहां तक आ गया, फिर 40 डिग्री और चलना है, 30 से थोड़ी सी यहां पे, ये मेरे पास कितना जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा 400 डिग्री। क्लियर है? फिर मेरे से क्या पूछ रहा है? फिर मेरे से पूछा है नेगेटिव, -40 डिग्री एंड -420 डिग्री। तो नेगेटिव का क्या मतलब है? अब हमें देखो इतनी देर से अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, अब हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। -40 डिग्री कहीं यहां पे आ जाएगा, दिस इज -40 डिग्री एंड -420 डिग्री। ये यहां से एक चक्कर लगा के आया, -360 डिग्री हो गया, फिर यहां पे 60 डिग्री हो, तो ये मेरे पास -420 डिग्री का एंगल। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी इजी। तो डिग्री समझ में आ गया। 1 डिग्री होता है मेरे पास, अगर एक पूरे रोटेशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड करो, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट को मैं बोलूंगा 1 डिग्री। या पर एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड करते तो एक पार्ट को बोलूंगा, सिंपल बात है। या क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। 1 डिग्री में मेरे पास कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बात ध्यान रखिए, आगे काम आएगी जब सवाल करेंगे, है ना। उसके बाद अपने पास आता है ग्रेड मेजर। फ्रेंच सिस्टम में फ्रांस वालों ने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने बोला कि भाई हम अपना खुद का मेथड डेवलप करेंगे, अपने को कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता ब्रिटिश वालों ने क्या यूज किया, बाकी दुनिया ने क्या यूज किया, अपने को खुद का चाहिए आसान मेथड। तो ब्रिटेन वालों ने बोला कि 360 पार्ट्स में डिवाइड करो, इन्होंने बोला नहीं हम करेंगे इसको हम टोटल 400 ग्रेड्स बोले। तो भाई एक ग्रेड क्या हो जाएगा? इसको अगर 400 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 400th पार्ट ऑफ ए रोटेशन। कितना हो जाएगा बेटा? 400th पार्ट ऑफ ए रोटेशन, दैट इज कॉल्ड 1 ग्रेड। या ऐसा भी कह सकते हैं 100th पार्ट ऑफ ए क्वाड्रेंट, 100th पार्ट ऑफ ए क्वाड्रेंट, वेरी इजी, ऑफ ए क्वाड्रेंट, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं 100th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल, ठीक है। अगर पूरे रोटेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास 100 ग्रेड का एंगल बनेगा। क्लियर? तो इन्होंने चीजों को बिल्कुल आसान रखा। यहीं तक नहीं, इन्होंने क्या किया? मिनट और सेकंड वाली बात भी नहीं मानी। इन्होंने बोला कि हमारे ग्रेड में टोटल 100 मिनट्स होंगे। कितने? 100 मिनट्स।
कौन इतनी कैलकुलेशन करेगा? इन्होंने चीजों को बिल्कुल आसान कर दिया और इनके 1 मिनट में 100 सेकंड्स हुए, 100 सेकंड्स। बट जो अपने पास डिग्री वाले मिनट से और ग्रेड वाले मिनट से वो अलग है, डिग्री वाले सेकंड और ग्रेड वाले सेकंड भी अलग अलग है। क्लियर है? बट ये वाला सिस्टम फ्रांस के अलावा कहीं पे यूज नहीं होता है। यू नो पीपल, जिसको पहले ब्रिटेन वालों ने दे दिया तो इन्होंने सोचा कि दुनिया ने सोचा कि चलो यार ब्रिटिश सिस्टम यूज कर लेते, कौन कितना चेंज करेगा, बदलाव करेगा, किताबें कौन चेंज करेगा, है कि नहीं? बट है कभी काफी आसान, अपन देखेंगे सवालों में, है ना। हाँ, अब जैसे मान लो मेरे को कुछ एंगल्स बनाने, फॉर एग्जांपल मेरे को बनाना है 50 ग्रेड्स का एंगल, तो कैसे बनाऊंगा मैं? ये मेरे पास 0 है, ये 100 ग्रेड्स है, ये 200 ग्रेड्स है, ये 300 ग्रेड्स है और ये वापस से 400 ग्रेड्स। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा? ये 50 ग्रेड इधर, दिस इज 50 ग्रेड। मान लो मेरे को 125 ग्रेड बनाना है, 100 के 25 और चलो इधर, दिस इज 125 ग्रेड। मान लो मेरे को 250 ग्रेड बनाना है, 250 ग्रेड कहां जाएगा? 200 एंड 300 के बीच, ये मेरे पास 250 ग्रेड। क्लियर? आसान है काफी, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल है। क्लियर? अगर नेगेटिव में कोई पूछेगा, मान लो मेरे से पूछ लिया -90 ग्रेड्स, तो -90 ग्रेड्स कहीं यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज -90 ग्रेड्स। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो पॉजिटिव और नेगेटिव उसके जैसे, बस थोड़ा सा चेंज है, वहां पे 90 डिग्री होता था, यहाँ पे 100 ग्रेड्स है और बाकी सारा मामला सिंपल है, बस थोड़ा सा मिनट्स और सेकंड्स में भी डिफरेंस है। अब इन सबका पिताजी से बात कर लेते हैं थोड़ा सा, रेडियन मेजर, ये सबका बाप है और ये बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि अब 11th 12th में हमें इसी की हैबिट लगानी है। हैबिट क्यों लगानी है उसका भी रीजन बताएंगे अपन। उन दोनों का कोई यूज नहीं, देखो ग्रेड तो अपन ने पढ़ाई नहीं बचपन से, इंडिया वालों ने मना कर रखा है ग्रेड मत पढ़ो, हम डिग्री अंग्रेजों का सिस्टम ही चलाएंगे। ठीक है, चलो मान ली बात, ग्रेड वाला तो भूल ही जाओ, पढ़ लिया बस, ठीक है, ग्रेड होता है कुछ इतना मान लो, बाकी किसी काम का नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा देते। चलो क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है 1 यूनिट का, सेंटीमीटर में लेके यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट लेंथ का मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को, सपोज दिस इज ए बी, ए को फिक्स रख के बी को मैंने रोटेट किया। कितना रोटेट किया? इसको रोटेट कर लिया, इस तरह से रोटेट करना है कि इस आर्क की लेंथ रहे ना वो भी 1 यूनिट रहे। ठीक है, आर्क की लेंथ जो रहे वो भी मेरे पास 1 यूनिट ही रहे। तो यहां पे जो एंगल सबटेंड होगा दैट इज 1 रेडियन, ये मेरे पास। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी रेडियन की? सबसे पहले ये देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होगी रेडियन की, है ना। हाँ, एंगल subtended by an arc of unit length in a unit radius circle. Angle subtended by an arc of unit length in a unit radius circle is called 1 radian. Is called 1 रेडियन के बराबर होता है मेरे पास क्या? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ इन ए यूनिट रेडियस सर्कल। क्लियर भैया जी? मानना समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा देखिए यार, ये मेरे पास 1 रेडियन का एंगल हो गया। 1 रेडियन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 रेडियन, या 1 के ऊपर सी लगाऊंगा, उसका मतलब भी क्या है? सर्कुलर सिस्टम, ये भी मेरे पास रेडियन है। या सिंपल में 1 लिखूंगा, इसका मतलब भी क्या है? ये भी 1 रेडियन है। क्लियर है? इन तीनों में से कोई भी दिखेगा उसका मतलब सेम है कि ये मेरे पास। अच्छा देखिए बेटा, एक चीज देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसको हाँ, इसको मान लो मैंने 1 यूनिट और बढ़ा लिया, ठीक है, और इसको भी 1 यूनिट बढ़ा लिया, मतलब मैंने रेडियस को 1 यूनिट बढ़ा लिया। भाई ये आर्क की लेंथ भी बढ़ जाएगी, भाई आर्क की लेंथ भी प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगी, ये भी मेरे पास 2 यूनिट हो जाएगी। तो अगर मैंने रेडियस को 2 यूनिट कर लिया तो मेरे पास आर्क की लेंथ भी अपने आप प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगी। एंगल उतना ही है, एंगल मेरे पास उतना ही है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे मैं आर रेडियस का सर्कल लूंगा और उसमें आर रेडियस का ही आर्क लूंगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे आर रेडियस का सर्कल लिया और उसमें आर लेंथ का ही आर्क लिया, तो एंगल सबटेंडेड अभी भी मेरे पास 1 रेडियन ही रहेगा। अगर आर रेडियस का सर्कल है और उसमें आर्क की लेंथ भी मेरे पास आर ही है, तो ये मेरे पास एंगल सबटेंडेड 1 रेडियन ही रहेगा। अच्छा अगर मान लो मैंने इसको आधा कर दिया, अगर मैंने मान लो इसको आधा कर दिया, आर्क की लेंथ को आधा कर दिया, इसको हाफ कर दिया, इसको कर दिया मैंने r/2, तो यार ये वाला एंगल भी आधा हो जाएगा। भाई अगर मान लो मैं आर्क की लेंथ को कम कर रहा हूं तो मेरे पास एंगल कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर मान लो मैंने आर्क की लेंथ को डबल कर दिया, यहाँ पे आर्क की लेंथ को मैंने 2r कर दिया, तो एंगल सबटेंडेड भी मेरे पास 1 + 1, ये मेरे पास 2 रेडियन हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से भाई अपने मैथमेटिशियंस ने एक फॉर्मूला डेवलप किया, कौन सा? कि मान लो ये मेरे पास एक सर्कल है r रेडियस का, ठीक है, और यहाँ पे जो आर्क की लेंथ है वो है s या l, कोई कुछ l भी लिख दे, है ना। तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड होगा रेडियंस में, थीटा, दैट इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू s/r, थीटा इक्वल टू s/r। यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखनी है कि थीटा किसमें है? रेडियंस में। थीटा किसमें बेटा? रेडियंस में। s इज लेंथ ऑफ आर्क एंड r इज रेडियस, r इज रेडियस, s इज लेंथ ऑफ आर्क एंड r इज रेडियस।
ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो थीटा है ये रेडियंस में होना चाहिए। अगर आपने गलती से डिग्रीज में ले लिया तो सारा मामला खराब हो जाएगा। चलो भाई साहब ये तो बात हो गई। तो जैसे मान लो मेरे पास ये देखो यहाँ पे 2r अपने पास क्या था, 2r मेरे पास आर की लेंथ थी और रेडियस आर थी, तो 2r अपॉन आर, ये मेरे पास दो रेडियंस का एंगल हो गया। अगर मान लो मैं रेडियस को बढ़ा देता हूं और आर की लेंथ सेम रखता हूं तो मेरे पास एंगल कम हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये मान लो 2r मेरे पास रेडियस है और लेंथ ऑफ आर्क अपने पास r है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 1/2 रेडियन। क्लियर है? तो ये मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क के तो प्रोपोर्शनल में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। रेडियस बढ़ाएंगे लेंथ ऑफ आर्क वही रखेंगे तो एंगल घटेगा, और लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाएंगे तो एंगल भी बढ़ेगा, रेडियस सेम रखेंगे। क्लियर है? अच्छा अब देख लेते हैं एक कंप्लीट रोटेशन में कितना मेरे पास एंगल बनेगा रेडियस में। ध्यान से देखने वाली बात। तो एक कंप्लीट रोटेशन में पूरा सर्कल बन जाएगा। ये मेरे पास इसकी रेडियस सपोज आर है, ये वाला एंगल मान लो थीटा है, तो थीटा कितना होगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। यहाँ पे एस मेरे पास कितना है, यहाँ पे एस मेरे पास यहां से लेकर यहां तक, एस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, किसी को याद है क्या? सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2πr, तो एस इक्वल टू 2πr, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr अपॉन आर, तो थीटा इक्वल टू 2π रेडियस। तो एक कंप्लीट रोटेशन में मेरे पास 360 डिग्रीज होते हैं और 400 ग्रेड्स होते हैं एंड 2π रेडियंस होते हैं। इसी के बेस पे अपने पास आता है क्या, डिग्री रेडियन एंड ग्रेड में रिलेशन। ग्रेड को छोड़ दिया है क्योंकि ग्रेड, चलो भैया टाटा टाटा बाय बाय, तुम्हारा कोई काम नहीं, इंडिया वाला अपना नहीं, तो हम क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें, है कि नहीं? हाँ भाई साहब क्या है अपने पास इनमें रिलेशन क्या है, देखिए वन रोटेशन इज इक्वल टू, एक रोटेशन में अपने पास क्या होता है, वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज एंड 2π रेडियंस। तो 360 डिग्री जो मेरे पास 360 डिग्री होती है वो 2π रेडियन के इक्वल होती है। तो यहां से अपन 1 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियंस, तो 1 डिग्री इक्वल टू 2π अपॉन 360 रेडियंस। पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 × 22/7 × 360, 180, ये 11, ये 90, तो 11/630। ये मेरे पास एक डिग्री में टोटल नंबर ऑफ रेडियंस आ जाएंगे कितने, 11/630 रेडियंस। इसके वैल्यू जब अपन इवेल्युएट करते हैं तो ये मेरे पास आता है 0.00017 रेडियन के इक्वल। कितना 0.0, एक जीरो लगेगा कि 2 जीरो लगेंगे, एक जीरो लगाएंगे तो 110 होगा, ठीक है, 2 जीरो लगाएंगे, अच्छा एक जीरो तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 0.017 के आसपास मेरे पास आता है 1 डिग्री इक्वल टू 0.017 रेडियंस। चलो अपन ने किसको भाई, चलो अपन ने किसको कन्वर्ट कर लिया, एक डिग्री को रेडियन में तो कन्वर्ट कर लिया, बट एक रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे देखिए बेटा, हाँ 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2π डिग्रीज। ये हो जाएगा मेरे पास 360 अपॉन 2 × 22/7, 180, 2 से कैंसिल करेंगे 11, 90, ये हो जाएगा मेरे पास 630 अपॉन 11 डिग्रीज। अब डिग्रीज को कभी भी अपन ना तो फ्रैक्शन में लिखते हैं ना ही पॉइंट में लिखते हैं, ये बात ध्यान रखनी है भाई साहब। डिग्री को ना कभी फ्रैक्शन में लिखेंगे ना कभी पॉइंट में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ मतलब पॉइंट में लिख दिया 5.6 डिग्री या 5 भाई उसका अलग यूनिट है, अगर कम हो जाए तो मिनट्स में कर लो, सिंपल है ना। तो पहले निकालते हैं कि 630 अपॉन 11 कितना होता है। 11 से जब मैं 630 को डिवाइड करूंगा, 11 से जब मैं 630 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा मेरे पास 11 5 जा 55, 8 बचे 80, 11 7 जा 77, तो मेरे पास 57 डिग्रीज तो पूरे आ गए। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, यहां लिखते जा रहे हैं अपन, है ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्रीज। अब जो मेरे पास 3/11 डिग्रीज बचे हैं, इनका क्या करूं, इनको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3/11 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 3/11 डिग्री इक्वल टू 3/11 × 60, कितने मिनट्स आ जाएंगे, दिस इज 180/11। 11 से डिवाइड करूंगा जब मैं 180 को तो कितना आ जाएगा, 11 1 जा 11, कितना बचा 7, 11 6 जा 66, कितना बचा 4, तो भाई 16 मिनट्स हो गए पूरे के पूरे। अब बाकी जो 4/11 मिनट्स बचे हैं, 4/11 मिनट्स, उनको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4/11 मिनट्स, 1 मिनट होता है मेरे पास 60 सेकंड्स, तो 4/11 मिनट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/11 × 60, कितना हो जाएगा बेटा 240/11। जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा 240 को, 11 2 जा 22, 2 बचे 0 एंड 11 1 जा 9 बचे, 9/11 सेकंड फिर से बच गए भैया। तो कुछ लोग इसको लिखते हैं कितना, कुछ लोग इसको लिखते हैं 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 21 सेकंड्स, कुछ लोग इसको 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स भी लिखते हैं। दोनों ही आंसर सही है। क्लियर है? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि एक रेडियन में नंबर ऑफ डिग्रीज कितने, 57 डिग्रीज 16 मिनट्स एंड 21 सेकंड्स और 22 सेकंड्स, दोनों ही आंसर सही है। एक बात का ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत लिखना कि जैसे यहाँ पे 3/11 हो गया तो पॉइंट लगा के 11 2 जा 22, 8 बचे 11 7 कहीं 57.27 डिग्री लिख के आ गए तो सारा मामला सत्यानाश हो जाएगा।
डिग्रीज को कभी भी पॉइंट्स में नहीं लिखना है। जब भी डिग्री का अपने पास छोटा रूप आएगा वो मिनट्स में आएगा, उससे भी छोटा आएगा वो सेकंड्स में आएगा। तो मेरे पास 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं? 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 21 सेकंड्स और 22 सेकंड्स। दोनों ही आंसर सही है। निकाला कैसे मैंने? 2 पाई रेडियंस में 360 डिग्री होते हैं, तो 1 पाई में कितना हो जाएगा? 360/2 पाई। पाई का वैल्यू रखा 22/7, ये आ गया 630/11। पहले टोटल अपने पास टोटल डिग्री कितने होंगे? कितने? 57। उसके बाद 3/11 डिग्रीज बचे, उसको मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया। किससे? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 3/11 डिग्रीज में कितने हो जाएंगे? 3/11 × 60, 180/11। 11 से डिवाइड करके देखा तो 4/11 मिनट्स बच गए। उसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया। कैसे भाई? 1 मिनट में मेरे पास 60 सेकंड्स होते हैं, तो 4/11 मिनट में 4/11 × 60 सेकंड्स हो जाएंगे, तो 40/11 सेकंड्स। 11 से डिवाइड करा तो ये मेरे पास आया 21। तो 21 सेकंड भी सही है, बट ये आखिरी में क्या बच रहा है? 9 बच रहा है, तो 22 सेकंड के ज्यादा पास है, इसलिए कुछ लोग इसको 22 सेकंड्स भी लिख देते हैं। क्लियर भैया जी? तो एक रेडियन में कहा गया, हाँ, 1 डिग्री में मेरे पास 0.017 रेडियंस होते हैं और 1 रेडियन में 57 डिग्री 60 मिनट्स एंड 21 सेकंड्स होते हैं। क्लियर है? चलो, बहुत ही बढ़िया। फिर आज की क्लास में सबसे पहले हमने एंगल के बारे में बात करी। एंगल क्या होता है? एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। एंगल समझ में आ गया? इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक जाने में कितना रोटेट हो रही है, मेजर ऑफ रोटेशन। ना डिस्टेंस का मेजर है, ना किसी और चीज का मेजर है, किसका मेजर है? रोटेशन का। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी किसकी? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की। 3 तरह के मेजरमेंट होते हैं, डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर एंड रेडियन मेजर। और आखिर में हमने देखा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ग्रेड वाला अपने काम का है नहीं, फ्रांस वालों ने खुद के लिए डेवलप किया हुआ है। फ्रांस में देखोगे तो आपको ग्रेड में ही मिलेंगी चीजें, बाकी कंट्रीज में डिग्री और रेडियन में मिलती है। ठीक है। चलो पटाख से ले लेते हैं क्विज। पहला सवाल आ रहा है अपनी स्क्रीन पे देखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स आर देयर? कितने भाई?